मैं 12 फेल होके यहाँ आयोग में इंटरव्यू दे रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र, मेंस के लिए एनसीईआरटी आप समझ लीजिए रामबाण है। इतनी अच्छी 12 फेल पिक्चर आई, वो देख के तो मैं और मोटिवेट हो गया, लगा कि हाँ वो तो आईपीएस हो गया, मैं एसडीएम नहीं हो सकता। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है, क्योंकि सर बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे और कुछ के खुद ही जवाब दिए, और बाद में कुछ चीज़ों के लिए हंसते हंसते कहा थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। एक उसमें वुमेंस का मैटर था, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा पढ़ लीजिएगा। हमने कहा सर क्यों, गलत हुआ क्या? कहा नहीं गलत नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। तो हमने कहा ठीक है सर। इनके बोर्ड में आपका पढ़ा? कल्पराज सिंह सर के। लगभग कितना मिनट आपका इंटरव्यू चला हो? 30 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, 32 मिनट तक चला होगा लगभग। कि आपका यूपीपीएससी के लिए ये कौन सा? ये तो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और मीडियम हिंदी है मेरा। इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ। मेरे साथ के लगभग 7-8 लोग हैं, सबका हिंदी मीडियम से हुआ है। हिंदी मीडियम यूपी के लिए, यूपी जब से आया है हिंदी मीडियम समझ लीजिए कि जो है आशीर्वाद हो गया है। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह करते थे या फिर कैसे तैयारी की स्टार्टिंग? कोचिंग का मैंने मेरी तो सेल्फ स्टडी है, लेकिन टेस्ट सीरीज और मेंस का जो आंसर राइटिंग है ये मैंने कई जगह से लिखा है। जैसे कि यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच है, वो मैंने लिया था। ध्येय आईएएस में मैंने मेंस टेस्ट सीरीज की है। इसके अलावा मेक आईएएस में मैंने टेस्ट सीरीज की है। इस तरह से जो है 3 जगह मैंने लिखा है। मैंने लिखा काफ़ी है मुश्किल, 3 जगह रोज़ 7 क्वेश्चन उधर लिखता था, और संडे को जो है मैं एक पूरी फुल देता था, फिर जो है एक मंडे को फुल देता था। इस तरह से मैंने जो है सारी प्रैक्टिस की है। बाकी बात करें प्रीलिम्स की, जो कि सबसे पहला स्टेज होता है, तो उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र से पहले तो आपके अपने नोट्स होने चाहिए। नोट से ये होता है कि आपको चीज़ें पता चल जाती हैं बेसिक क्या है। उसके बाद आप घटना चक्र पे आइए। जब घटना चक्र आप कर लीजिए तो उसके कोशिश कीजिए, जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ, कि उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि घटना चक्र एग्जाम के पहले रिवीजन आप नहीं कर सकते। जैसे अभी एग्जाम है, अब मैं जाऊँगा, अगर मुझे देना भी होगा, जब तक रिजल्ट के पहले अगर मैं सोचता हूँ तो मैं अपने सिर्फ नोट्स उठाऊंगा, और घटना चक्र के भी जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए वो मैं उठाऊंगा। तो लोग घटना चक्र रिवीजन नहीं कर पाते, इसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए एक दृष्टि की आती है, दृष्टि नहीं, वो घटना चक्र की मैगजीन एक आती है, वो ले लीजिए, और मंथली आप जो है अपना तैयार करते रहिए। सर जैसे घटना चक्र पढ़ने के पहले मान लीजिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना चाहिए। एनसीईआरटी का क्या है, आपको प्रीलिम्स में हो सकता है यूपीपीएससी में ना बहुत ज़्यादा मदद करे, लेकिन बेसिक आपको समझ में आएगा। लेकिन मेंस के लिए एनसीईआरटी आप समझ लीजिए रामबाण है। अगर आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट और स्पीड और निष्कर्ष के कुछ ऐसे, भूमिका के कुछ ऐसे बनाए मिल जाएंगे जो आप सीधे जाके लिख दीजिए, और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? मान लीजिए एक ही बार पढ़ें या फिर कई बार उसका रिवीजन करें, उसका नोट्स वगैरह बनाएं? एनसीईआरटी का तो आप पहली बार तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स उसका बनाइए, क्योंकि मेंस के समय टाइम नहीं मिलता है। आप अगर सेंटर के बाहर भी रिवीजन करना चाहें वो कर सकें। जैसे एथिक्स का मेरा 4 पेज का नोट्स है पूरे सिलेबस का, मैं उसके सिर्फ फैक्ट देखता हूँ और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखता हूँ और मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे और नर्वस हो जाएंगे। और बात करें सीसेट की, तो सीसेट के लिए क्या चीज़ें आप करते हैं? सीसेट के लिए आप प्रीवियस ईयर का पहले सारा लगा लीजिए, जितना भी हो टोटल आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें से तो गलत नहीं होने चाहिए। इसके साथ जो कम्युनिकेशन वाला आता है उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर और कुछ कोचिंग के नोट्स हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको देख लीजिए जो भी मैटर मिले, क्योंकि उसमें क्या होता है कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ओवरऑल मतलब इस पूरे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स, अभी आपने मेंस का बताया टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज? अब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज तो मैंने 4 जगह में देता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मुझे लगता है कि नए क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो उस पर अलग असर पड़ता है उसको अटेम्प्ट करने का। हम बार बार एक ही टेस्ट सीरीज करें या बार बार वही नोट्स पढ़ें, उससे फायदा नहीं है। आप पढ़िए और जाके टेस्ट दीजिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि आप कहाँ पे हैं। टेस्ट सीरीज मतलब कहीं कोचिंग में जाके ज्वाइन करना जरूरी, या फिर मतलब मार्केट में भी टेस्ट सीरीज आती रहती है तो उसको ले आके रूम पर लगाएं? देखिए वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप पैसा है तो आप चले जाइए, वरना मार्केट की ले आइए, लेकिन आप 3 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के उसी तरह दीजिए। वो देंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह आप दीजिए, फिर उसको चेक कीजिए, चेक करने के बाद जो जहाँ जहाँ जिस सेक्शन में गलती है उस सेक्शन पे जाके वर्क कीजिए, तब आपका नंबर बढ़ जाएगा। और मेंस की बात करें तो मेंस के लिए क्या खास रणनीति रहनी चाहिए, जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, या फिर किस तरीके लिखें कि आंसर मतलब दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करें? मेंस के लिए कई चरण की तैयारी है। सबसे पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए और आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस की सारी डिफिनेशन लिख डालिए
सिलेबस से रिलेटेड सारे फैक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपका हो सकता है क्वेश्चन कोई छूट जाए। अभी तक मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था। हिंदी से लेके 8 के 8 पेपर में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था। कारण बस यही है, बेसिक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए जब मेंस मतलब यहाँ फाइनल पेपर होता है मेंस का, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन छूट गया, मान लीजिए टाइम की वजह से, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है? नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरे साथ के कई लोग हैं, उन्होंने 15 किए, उनका हो गया। तो आप अगर कंटेंट दे रहे हैं और साथ साथ में एक पैटर्न ये है कि आप उसका डायग्राम, फ्लो चार्ट और डेफिनेशन, फैक्ट, ये सब आप दीजिए। केवल एकदम पन्ना भरने से नंबर नहीं मिलता, आप उसको अच्छे से कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। भले आप 20 ना करें, आप 16 अच्छे लिख के आइए या 20 जो है एवरेज लिख के आइए, दोनों का फ़र्क वही है। लेकिन अगर आप 20 लिखते हैं और एवरेज लिखते हैं तो शायद 16 अच्छा लिखने वाले से आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। ओके। और सर, अभी आप बता रहे थे कि जो ऑप्शनल हट चुका है और यूपी स्पेशल का 2 पेपर ऐड हो चुका है, वो हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो हिंदी माध्यम के छात्र, अगर आपकी भी बात करें तो आपने क्या चीज़ें उसके लिए फॉलो की थी? क्योंकि इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आई थी, तो आपने क्या उसमें से फॉलो? जो यूपी वाला पेपर है, इसके लिए तो मुझे लगता है यूपी वाले बच्चों का, यूपी तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ यूपी का जो सिलेबस है उस पर आप वर्क कीजिए और आप बजट निकालिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे निकालिए यूपी का, और उसको कायदे से कंठस्थ कर लीजिए शॉर्ट नोट्स बना के। जब भी कोई फैक्ट आएगा आप उसको जोड़िए, जैसे एक्सप्रेस वे है और एयरपोर्ट है, ये सब आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब जब अवसंरचना पे सवाल है आप लगाइए उसको, अच्छे नंबर मिलेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आप जो कुछ मार्केट में जो किताबें आती हैं उसमें भी आप जो है कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? सुझाव यही है, लगे रहो, एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। क्योंकि टाइम मुझे भी काफ़ी लगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। और कहना नहीं चाहिए लेकिन बता सकता हूँ, मैं भी 12th फेल ही हूँ और उसके बाद यहाँ तक आया हूँ। तो आप लोग तो फिर भी फर्स्ट डिवीज़न और मेरिट और बहुत सारे टॉपर होंगे, लेकिन मैं 12th फेल होकर यहाँ आयोग में इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये मेहनत फल ही है जो मुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा, जब आप मतलब तैयारी स्टार्ट करने वाले थे तो मतलब आपके मन में ये नहीं आया कि मतलब इतना अच्छा मतलब हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है, हम मतलब फेल भी हुए हैं बीच में, तो ये इतनी बड़ी जर्नी है जो कि मतलब बहुत लंबी होती है, क्या बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो आपके मन में ऐसा कुछ विचार नहीं है? फेल होने के बाद मुझे लगा था कि इतना अच्छा शायद भविष्य में पढ़ाई से रिलेटेड ना कर पाऊँ। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, फिर लोगों से मिला और कई ऐसे बहुत खास लोग मिले जिन्होंने बताया कि जो है अगर तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एलएलबी मैंने किया है, एलएलबी करने के बाद भी जो है कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मेरा थोड़ा सा रुझान था शुरू से, क्योंकि मैं क्लर्क वाले एग्ज़ाम देता रहता था। फिर मैंने सिविल सर्विसेज में जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि इसमें जो है जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मैं फॉलो कर सकता हूँ और मैं इसको मतलब अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे तैयारी करते गए, करते समय थोड़ा अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो फिर प्री भी निकलने लगे। जब प्री निकलने लगे तो मेंस भी दिया, लेकिन मेंस में नहीं हो रहा था। मैंने 3 बार आरओ मेंस दिया, 2 नंबर से, 3 नंबर से और 7 नंबर से मेरा रह गया। इसके बाद मैंने यूपीपीसीएस का, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पिछला वाला भी 13 नंबर से रह गया था। तो मैं लगा रहा निरंतर, दृढ़ निश्चय बन गया, कुछ समय ने बना दिया, कुछ हालात ने। लेकिन 12th फेल होने का मुझे ये गम नहीं रहा कि मैं 12th फेल होने के कारण इसमें तैयारी में ना आता तो ज़्यादा गलत था। और सबको जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझे लग रहा है बहुत आसान है अगर वो मेहनत करते हैं कायदे से। अच्छा, जैसे इस जर्नी में आ जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता रहता है। मान लीजिए कभी फिल्म्स में बाहर हो गए, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में, ऐसा मतलब चलता रहता है। तो उस समय डिमोटिवेट भी मतलब हो जाते हैं कि मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सही से, तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, नहीं मतलब फाइनल लिस्ट में नाम लाना है? देखिए, टाइम कभी कभी किसी को ज़्यादा लग जाता है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिमोटिवेट होते हैं तो कोई आपका खास दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें और थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। और अगर वो दोस्त साथ में तैयारी कर रहा है तो आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग मिल के अपनी अपनी कमी दूर कर सकते हैं। और मेरे भी मतलब कई ऐसे दोस्त हैं, कई महिला मित्र हैं जिन्होंने मेरी जो है इस तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो इसलिए आप जो है अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए और डिमोटिवेट मत होइए। कोई सॉन्ग सुन लीजिए, इतनी अच्छी 12th फेल पिक्चर आई, वो देख के तो मैं और मोटिवेट हो गया, लगा कि हाँ वो तो आईपीएस हो गया, मैं एसडीएम नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें हैं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन यही है कि वो बॉब डिलन की मैंने एक कविता पढ़ी थी, कितने बरस रहा होगा पहाड़ का अस्तित्व समुंदर में घुलने से पहले, कितने बरस जिए होंगे वो लोग अपनी आज़ादी से पहले,
कितनी बार लोग मुंह फेर लेते हैं, कंपटीशन के समय लोग मुंह फेर लेते हैं, कितनी बार लोग मुंह फेर लेते हैं ये दिखाने को कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जवाब हवाओं में तैर रहा है दोस्तों, जवाब हवाओं में तैर रहा है। और ये हवा जवाब तब आएगा जब आपका सिलेक्शन